जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और ये क्लास का चौथा दिन है। इसके प्रीवियस के क्लास में हमने जो बात किया है उपन्यास विधा के संदर्भ में, तो गद्य साहित्य के तहत जिस तरीके से रामचंद्र तिवारी जी ने अपने पुस्तक में खंड 2 जो कि विधाओं पर पूरी तरीके से उनका यानी निबंध, आलोचना, नाटक, कहानी, उपन्यास जितने भी विधाएं हैं खंड 2 के तहत है और उसी विधा में हम उपन्यास विधा के तहत जो बात कर रहे हैं। तो इनके प्रीवियस की क्लास में हमने जैसे पहले क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको संक्षेप सार में सारी चीज़ों को बताया कैसे क्लासेस चलने वाली हैं, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू बेस। फिर उसके सेकंड क्लास में हमने बताया आपको कि हमें क्या क्या ये समझना कि कहाँ से उपन्यास क्या होता है, उपन्यास विधा कहाँ से आया, हमारे उपन्यास पे बांग्ला का या बांग्ला साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य या अन्य कहाँ कहाँ का प्रभाव पड़ा। और जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से उपन्यास का जो विभाजन किया गया है, उपन्यास विभाजन वो भी हमने देखा किशोरीलाल जी के द्वारा जो विभाजित किया गया है। तो उन्होंने जैसे ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास और घटनात्मक उपन्यास के तहत विभाजन किया है। तो हमने प्रीवियस के क्लास में यही देखा कि सामाजिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यासकार के रूप में कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जो आते हैं और उनकी कौन प्रमुख रचनाएं हैं, इन सब पे हमने बात किया। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने जो सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास उनके जो इम्पोर्टेंट है उनको कर लिया है, तो उसके बाद जो आपका 2 पार्ट बचता है इसमें, एक घटनात्मक उपन्यास जिसमें तिलस्मी अयारी टाइप के उपन्यास आते हैं, जासूसी उपन्यास, उन पर बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं उन पे बात करेंगे। यदि आज दोनों हो पाया तो आपका प्रेमचंद पूर्व उपन्यास आज ही समाप्त हो जाएगा, अदरवाइज एक क्लास और भी लगेगा। और दोनों ही क्लास अगर एक क्लास और भी लगेगा तो हम प्रीवियस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमने यहाँ पे आपको देखेंगे कि फैक्ट, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू इस आधार पे पढ़ाने की बात की थी। तो इसलिए हम जो है कॉन्सेप्ट तो बात कर ही रहे हैं और समय बचा एक क्लास और भी, मतलब टाइम बचा, तो हम लास्ट के 20 मिनट में आपको प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन करा देंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने जो उपन्यास को विभाजित किया और आपकी सहूलियत के लिए ही जिस तरीके से इन्होंने विभाजन करके कौन से प्रमुख उपन्यास हैं उनको पहले रखा। तो आप ये देखिए कि हमने पहले ही क्लास में बात किया था कि जो 1877 से शुरुआत होता है उपन्यास विधा के और 1918 में जब मुंशी प्रेमचंद जी का सेवा सदन करके उपन्यास आता है, तो तब तक आप देखते हैं उपन्यास की यात्रा में 1877 भागवती से शुरू होता है, 1918 तक चलता है, जिसमें आप सबसे ज्यादा देखेंगे कि जो उपन्यास को विभाजित किया गया था उसमें ये था कि एक तो मनोरंजन पूर्वक कोई उपन्यास अगर लिखा जाए तो उसकी विषय वस्तु क्या हो, तो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। और दूसरा ये होता था कि अगर मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाए तो वो समाज सुधार की दृष्टि से लिखा जाए। तो समाज सुधार की दृष्टि से आपने देखा था कि किस तरीके से किशोरीलाल जी हैं, लज्जाराम जी हैं, ये सभी लोगों ने जो भी उपन्यास लिखा उनकी विषय वस्तु के केंद्र में इन लोगों ने समाज सुधार को रखा। अब चाहे वो कैसे कि दाम्पत्य जीवन के साथ प्रेम का निर्वहन किया जाए या हमें वासनाओं से वशीभूत ना होकर अपने में संयमित रख के जीवन जीना चाहिए, या आपने देखा परीक्षा गुरु के माध्यम से किस तरीके से ये बताया गया कि जो है अतिशयता बुरी चीज है और हमें गलत संगत हमें एक तरीके से हमारे लिए कितना हानिकारक सिद्ध होता है। तो बहुत सारे समाज सुधार की दृष्टि से उपन्यास लिखे गए। उनमें आपने देखा कि कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिसपे विस्तार से चर्चा किया गया रामचंद्र जी द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनका आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऐसे दे दिया गया कि आपको प्रेमचंद पूर्व युग जो प्रमुख सामाजिक उपन्यास है और उपन्यासकार हैं उनको बस कंठस्थ कर लेना है, उनकी रचनाओं को कंठस्थ कर लेना है। तो जिस तरीके से विभाजन किया गया है आपको उसी तरीके से इसको याद रखना है। अब आज जो है हम इसके आगे बात कर रहे हैं ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रेमचंद पूर्व जो 1877 से 1918 का कालखंड है, इसमें जो अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास है उनके बारे में कहा जाता है कि अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव रहा। अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास का मतलब, यदि आप कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास का लिख रहे हो तो इतना हो कि कालखंड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो, या जिनका भी आप उल्लेख कर रहे हैं, जितने भी साहित्यिक इतिहास का जो भी मतलब कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अच्छे से आपको विवरण पता हो।
और जितने भी पात्रों का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने में, उनके बारे में अगर देखें तो ऐसा ना हो कि जैसे पद्मावत उपन्यास, पद्मावत जो है हमारे सामने जब ये आता है कथानक, तो उसमें आप देखते हैं कि कई विभाजन कर दिया गया है कि कोई कहता है अर्ध ऐतिहासिक है, कोई कहता है कि ऐतिहासिक है, कोई कहता है कि उसमें नाम मात्र का भी ऐतिहासिकता नहीं है। तो ये सब क्या होता है कि जब हमें ऐतिहासिक रूप में हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन हमें उस कालखंड की पूरी जानकारी नहीं है, कुछ उसमें हमने कलात्मक तत्व को जगह दिया है, कुछ अपने ऐतिहासिक जो भी हमको साक्ष्य मिले उनके आधार पे उनको लेखन किया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस समय के उपन्यास को देखेंगे तो उस रूप में आपको ऐतिहासिक उपन्यास देखने को नहीं मिलेंगे, जिनको आप कह सकते हैं कि विश्वस्त स्रोतों से पूर्ण रूप से लिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन ऐसे जो इतिहासकार की श्रेणी में आते हैं, जो उपन्यासकार रहे हैं, जिन्होंने इतिहास को आधार बनाया है और अपने उपन्यास को लिखा है। उसमें किशोरी लाल गोस्वामी का नाम है। इसके बाद है श्री गंगा प्रसाद गुप्त, इसके बाद है जयराम दास गुप्त, श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, श्री बलदेव प्रसाद मिश्र, बाबू ब्रजनंदन सहाय। देखिए यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, श्री गंगा प्रसाद गुप्त, श्री जयराम दास गुप्त, श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, श्री बलदेव प्रसाद मिश्र, बाबू ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधु। करीबन यहाँ पे देखिए 7 लोगों का उल्लेख किया गया है। आपको बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको याद करना ज्यादा आसान पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा सामाजिक उपन्यासकार की श्रेणी में बहुत सारे उपन्यासकार थे, लेकिन कम से कम आपको ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में 7 लोगों का यहाँ पे उल्लेख है, और कुछ लोगों का होगा। तो जब भी आपको मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आपको ये उसमें से छांटना है कि इसमें सामाजिक कौन है, राजनीतिक कौन है, या घटना प्रधान उपन्यासकार के रूप में कौन है, तो आप आराम से इनको छांट पाएंगे। अब यहाँ पे श्री किशोरी लाल गोस्वामी, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का उल्लेख किया गया है, इसलिए कहा गया है कि श्री जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं, इस युग के अगर देखा जाए तो ये अच्छे इतिहासकार, अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में देखे जाते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार में जो उन्होंने उपन्यास लिखा है, उनमें इनके उपन्यास का नाम है तारा व छात्रकुल कामिनी 1902 में, कनक कुसुम व मस्तानी। एक चीज आप एक देख रहे होंगे कि इन्होंने जो उपन्यास लिखा है, हर एक चीज के बीच में आप देखिए ऐसा लग रहा है कि अगर विच्छेद करा जाए तो तारा अलग हो जाए और छात्रकुल कमलनी अलग हो जाए, या कनक कुसुम व मस्तानी करके 1903 में आया, तो आप कनक कुसुम को अलग कर सकते हैं, मस्तानी को अलग कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये हो सकता है ना कि आप अगर आएगा एग्जाम में अगर नहीं भी पहचान पा रहे हैं किसका है, तो थोड़ा सा इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े उपन्यासों का नाम कौन, मतलब कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने इस तरीके से नाम रखा है। अब आगे है जैसे सुल्ताना रजिया बेगम। अब देखिए सुल्ताना रजिया बेगम ही रखा जा सकता था नाम, लेकिन सिर्फ सुल्ताना रजिया बेगम नाम नहीं रखा गया। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, तो इस तरीके से नाम रखा गया, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1904 में। हृदय हारिणी और आदर्श रमणी करके है 1904 में। तो इनके द्वारा जो तारा व छात्रकुल कमलिनी करके 1902 में रचा गया। कनक कुसुम व मस्तानी 1903 में, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाल 1904 में, और इसी समय 1904 में आप देखते हैं हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। क्योंकि देखिए जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इनके अलावा फिर दिया है लौंग लता व आदर्श बाला 1904 में, यानी इन्होंने सुल्ताना रजिया बेगम और रंग महल में हलाल 1904 में लिखा। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी वो भी उसी समय लिखा। इनके अलावा लौंग लता व आदर्श बाला 1904 में ही लिखा। मल्लिका देवी व बेग सरोजनी 1905 में। सोना और सुगंध, देखिए सोना और सुगंध के साथ इन्होंने पन्ना बाई, वाह के साथ पन्ना बाई भी जोड़ा है, तो 1909 से 11 के दौरान ये लिखा गया। गुलबहार व आदर्श, गुलबहार व आदर्श कब लिखा गया? गुलबहार व आदर्श अगर देखें मातृ स्नेह 1916 में। लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा करके 1917 ईस्वी में। ये सभी आपको इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास देखेंगे। हालांकि इनको हमने सामाजिक उपन्यास में भी देखा था, कुल करीबन 65 उपन्यास का इनका जिक्र मिलता है। तो सिर्फ यही पे उपन्यास नहीं है, आपने सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे भी इन्हें देखा है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि इन्होंने कई उपन्यासों का जिक्र इनका किया गया कि तारा व छात्रकुल कमलनी, कनक कुसुम, हृदय हाड़ी, लौंग लता, आदर्श बाला, मल्लिका देवी, सोना सुगंध, गुलबहार व आदर्श, मातृ स्नेह, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, ये कुछ तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे
जो है उपन्यासकार के तौर पे किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे विषय वस्तु के साथ भी हमने कहा कि कुछ जैसे उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे रामचंद्र तिवारी जी ने उनका उल्लेख भी किया है। जैसे आपने सामाजिक उपन्यास और उपन्यासकार में देखा था, जो भी उपन्यास इंपॉर्टेंट थे उनकी विषय वस्तु, उनके पात्र परिचय से आपको परिचित कराया गया था। ऐसे ही इनका जो तारा व छात्र कुल कमलिनी है, इसमें विषय वस्तु बताया गया कि ये जो है, इसमें आपको क्या कथानक देखने को मिलेगा। जोधपुर के महाराज हैं गज सिंह, और जोधपुर के महाराज गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र हैं अमर सिंह, और अमर सिंह की पुत्री है तारा। तारा की कहानी है इसमें। तारा का ब्याह किससे होता है? उदयपुर के युवराज राज सिंह के साथ निश्चित होता है। बादशाह शाहजहां का खांचा जी होता है सलाबत खां, उसमें ये बाधक बनता है। अमर सिंह ने भरे दरबार में सलाबत खां को कटार भोंक कर मार डाला। गोस्वामी जी के इस उपन्यास की बड़ी प्रशंसा हुई थी। उन्होंने इसके लिखने में कर्नलटाड कृत राजस्थान फ्रेंच यात्री बर्नियर की यात्रा विवरण तथा सिंगन म्यानिसी के लिखित विवरण से पर्याप्त सहायता लेकर इसका कथानक जो है बुना है। आप एक चीज देखे होंगे कि कर्नलटाड का नाम उल्लेख मिलता है हमको जब हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं उदयपुर और वहाँ के जो इतिहास से इनके बारे में लिया गया है, तो साक्ष्य के तौर पे देखिए कर्नलटाड का जो है किस तरीके से उन्होंने जो वृत्तांत लिखा है उनसे साक्ष्य के रूप में लिखी कथानक को कंप्लीट किया गया है और बड़ी प्रशंसा भी मिली इसको। इतिहास के तथ्य को कल्पना के रंग में रंग कर, यानी इतिहास के तथ्य को कल्पना के रंग में रंग कर वांछित वातावरण प्रस्तुत करने में वो पूर्णतः कुशल थे। इस उपन्यास में उन्होंने इतिहास के माध्यम से आर्यों के यथार्थ गौरव का गुणगान किया है। आर्य जो हमारे यहाँ पे आए और बस गए, और कहते हैं कि उन्हीं का गुणगान इसमें जो है किया गया है इस उपन्यास में। अब देखिए दूसरा है कनक कुसुम व मस्तानी। कनक कुसुम व मस्तानी में कथानक क्या कथानक है इसमें? ये कि निजाम की भोग्या एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी, यानी कनक कुसुम व मस्तानी में निजाम की भोग्या एक हसीन औरत की पुत्री है मस्तानी। मस्तानी और पेशवा बाजीराव का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने इतिहास में। तो उनके बीच प्रणय की रोमांसपूर्ण कहानी इसमें है कनक कुसुम में। और सुल्ताना रजिया बेगम जो इनके द्वारा है, और इनके अलावा रंगमहल में हलहाल। सुल्ताना रजिया का समय 1236 से 40 ईस्वी, और इनके अस्तबल के दरोगा हबसी याकूत की प्रेम कथा और उसका दुर्भाग्यपूर्ण कैसे अंत होता है, इसके कथानक को यहाँ पे वर्णित किया गया है। इनके अलावा जो इनका उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी में आपको रंगपुर बंगाल प्रांत के अंतर्गत कुमार नरेंद्र सिंह हैं, और कृष्णा नगर की राजकन्या है कुसुम कुमारी। इनके साहस, धैर्य और प्रेम की कथा का वर्णन किसमें आपको मिलता है? हृदय हारिणी व आदर्श रमणी में। इस कथा के माध्यम से लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला का जो समय है 1756 से 57 किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का होता है, उस कालखंड के दौरान ये बताते हैं कि इस कथानक का माध्यम जो है लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला 56 से 57 का जो कालखंड है उस कालीन में जो उस समय जो अव्यवस्थित और क्षुब्ध बंगाल का चित्र है उसको उपस्थित किया है। क्योंकि आपने देखा है 1757, 100 साल बाद 1857 की क्रांति, और 57 में ही आप प्लासी का युद्ध देखते हैं। तो एक भयावह स्थिति था, उस भयावह स्थिति को ही केंद्र में रख के उस समय का जो एक कह सकते हैं अराजक की स्थिति थी, अव्यवस्था की स्थिति थी, उसको आधार बना के बंगाल का चित्रण यहाँ पे किया गया है। और इनके द्वारा जो लौंग लता व आदर्श वाला करके है इस उपन्यास का कथानक है। इसमें रंगपुर के कुमार है नरेंद्र सिंह, इनकी बहन का नाम है लौंग लता। इनको अत्याचारी नवाब सिराजुद्दौला जो है वो कैसे पकड़वा कर हीरा झील नामक महल में कैद कर लेता है। लौंगलता का जो प्रेमी होता है मदन मोहन इसका उद्धार करता है। इसी बीच आप देखते हैं कि प्लासी का युद्ध छिड़ता है और जो सिराजुद्दौला है मारा जाता है। तो इस उपन्यास को हृदय हारिणी का उपसंहार भाग कहा गया है, यानी उपसंहार मतलब उसी को कंक्लूड करना। एक तरीके से अपने कालखंड में तो इस तरीके से अन्याय किए और कैसे सत्ता जो है इनके हाथ से निकल के वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। एक समय जो भारत को जो स्वतंत्रता या गुलामी का जो आप कहते हैं कि जो रास्ता खुलता है वो 57 की जो प्लासी का युद्ध है वहीं से खुल जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि इस उपन्यास को हृदय हारिणी का उपसंहार भाग कहा जाता है। इसके बाद मल्लिका देवी व बंग सरोजनी जो है इसमें आप देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो गयासुद्दीन बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन यानी उसका जो कालखंड है 1266 से 86 का, वो बंगाल के सूबेदार है तुगरिल खां 1279।
इनकी अत्याचारों की कहानी वर्णित है। यानी मल्लिका देवी व बंग सरोजनी में तत्कालीन 1266 से 86 के कालखंड में जो इनका बंगाल का सूबेदार होता तुगरिक खां, वो कैसे अत्याचार करता है उसकी कहानी का वर्णन है। इसमें लेखक ने कल्पना से ज्यादा काम लिया है। और इसके बाद जो इनका उपन्यास है सोना व सुगंध, सोना व सुगंध और पन्नाबाई में अकबर के खास जौहरी हैं हीराचंद। तो सोना और सुगंध व पन्नाबाई में अकबर के खास जौहरी हीराचंद की जो पुत्री है पन्ना और उसके प्रेमी मानी की कहानी यहाँ पे वर्णित किया गया है। इस उपन्यास को ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, इसके नायक नायिका इतिहास में प्रसिद्ध है नहीं। और फिर इसके बाद गुलबहार व आदर्श मातृस ने इसमें बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम 1760 से 65, इनकी पुत्री गुल और पुत्र जो है बहार, इनकी करुण गाथा इसमें जो है वर्णित है। लेखक को इस उपन्यास की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, यानी वो आदर्श मातृ स्नेह लिखे। इसके पीछे का जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो मुंगेर स्थित गुल और बहार की कब्र है, क्लाइव की डायरी है और भी जनश्रुतियों से आधार बना के इसको लिखा गया है। क्लाइव ने जो है नवाब मीर कासिम के पुत्र बहार और पुत्री जो गुल है उसको निर्दयता पूर्वक मरवा डाला था। इसके बाद ही इसे इंग्लैंड से अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु की सूचना मिली थी। यानी जैसे को तैसा वाला कंडीशन अगर देखें, इसके बाद क्लाइव ने जब ये मरवा दिया था बहार और पुत्री गुल को, किसके, मीर कासिम के, क्योंकि आप देख रहे थे उठापटक बार बार सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। जो भी इनके तरीके से जिनको भी ये बैठाते सत्ता पे सोचते कठपुतली बना रहे, लेकिन आप देखते हैं कि मीर कासिम एक बार बैठता है, फिर मीर जाफर बैठता है, फिर मीर कासिम बैठता है और फिर मीर कासिम ये समर्पण नहीं करता है कि जो भी कहोगे हम वही मानेंगे। और फिर ये जो है अंग्रेजों के एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके विरुद्ध हुआ और वो न चाहते हुए फिर इनके पुत्री और पुत्र के साथ इस तरीके से गलत व्यवहार करते हैं। फिर उनके साथ भी, क्लाइव के साथ भी गलत ही होता है। लेखक ने इस करूर कहानी के माध्यम से काल की महिमा का प्रतिपादन किया है। इसके बाद लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, इसमें लखनऊ का जो नवाबी महल है उसका वैभव विलास, इसकी विस्तृत कथा है। ये कृति जो है कहते हैं कि बादशाह के गुप्तचरित नामक किसी अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर लिखा गया है। लेखक की इस दृष्टि में नवाबी महल का विलास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया, इसलिए उपन्यास का नाम ही रख दिया गया लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। इस कृति में आद्योपांत उर्दू भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। वातावरण भी नवाबी काल की मुस्लिम संस्कृति के अनुकूल चित्रित देखने को मिलेगा। लेखक ने इतिहास समर्थित घटनाओं के उल्लेख के साथ ही अनेक ऐसी रहस्यमय प्रसंगों की कल्पना की है जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। लेखक का उद्देश्य भाग्य की महत्ता दिखाना है। संसार का समस्त क्रिया चक्र ईश्वरीय इच्छा का ही परिणाम है। अब यहाँ पे आपने देखा किशोरी लाल जी की जितनी भी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट थी उनके विषय वस्तु के साथ यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त ने कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा नूरजहां। नूरजहां इनका 1902 में लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद वीर पत्नी 1903 में, कुमार सिंह सेनापति 1903 में। देखिए इन्होंने 3 उपन्यास, नूरजहां तो इन्होंने 1902 में लिखा है जस्ट 1 साल पहले, लेकिन आप देखिए वीर पत्नी 1903 में, कुमार सिंह सेनापति 1903 ईस्वी में और हमीर जो है वो भी 1903 ईस्वी में इनका लिखा गया। तो ये तीनों ही रचनाएं गंगा प्रसाद गुप्त की हैं और तीनों ही ऐतिहासिक उपन्यास हैं। और इनमें नूरजहां, वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति और हमीर, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद आप देखिए जयराम दास गुप्त। तो जयराम दास गुप्त ने कश्मीर पत्नी 1907 ईस्वी में, रंग में भंग 1907 ईस्वी, माया रानी 1908 में। तो जयराम दास गुप्त का कौन कौन सा है इनका, यानी जयराम दास गुप्त की जो रचनाएं हैं उनमें कश्मीर पतन 1907 में है, रंग में भंग करके है 1907 ईस्वी, माया रानी 1908 ईस्वी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909 ईस्वी, इनके अलावा कलावती 1909 ईस्वी, मालका चांद बीवी 1909 ईस्वी। ये सभी आपको जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ना, ये सब ऐतिहासिक परंपरा के उपन्यास हैं। अब इसमें जैसे कश्मीर पतन है, तो कश्मीर पतन में इन्होंने राणा रणजीत सिंह जो हैं इनके द्वारा 1818 ईस्वी में कैसे कश्मीर पर जय प्राप्त करने के बाद उनकी हीना अवस्था का चित्रण किया गया है। इसे अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में रखा जा सकता है। इसलिए आपको जयराम दास गुप्त का कश्मीर पतन ध्यान रखना है, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास में हो सकता है इनका उल्लेख या इनसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप और भी उपन्यास देख रहे हैं लेकिन और उपन्यासों को अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में उस प्रकार नहीं रखा गया है। इनका स्पेशली उल्लेख किया गया है कि जो जयराम दास गुप्त कश्मीर पतन है, जिसमें 1818 में रणजीत सिंह द्वारा कश्मीर पर जय प्राप्त करने के बाद उनकी हीना अवस्था का चित्रण किया गया है, एक अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में इसको रखा जाता है। अब आगे हम देखें तो नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह। तो यहाँ पे देखिए नवाबी परिस्तान
व वाजिद अली शाह में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के महलों की रंगीनी, नवाब की बिलासपुर दिनचर्या, बेगमों की परस्पर ईर्ष्या, रहस्य गोपन के प्रयत्न में बंदियों एवं सेवकों की अकारण हत्या। देखिए विषय वस्तु में विविधता था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप महलों तक लिख रहे हैं या दाम्पत्य जीवन के बारे में लिख रहे हैं, प्रेम संबंध के बारे में, उनसे अतिरिक्त, क्योंकि वो जो कालखंड है जब इन्होंने आधार बना के ऐतिहासिक उपन्यास ये सभी लिखा गया है, तो एक विचित्र काल था, कुछ भी स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता था। और जब समाज में अस्थिरता होगा तो आर्थिक ढांचा भी अपने आप में कह सकते हैं कि सही राह पे नहीं होगा, सामाजिक ढांचा भी सही नहीं होगा। तो समाज और संस्कृति जब अव्यवस्थित दशा में हो तो उस समय आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहित्य में स्थिरता का प्रमाण देखने को मिलेगा। इसलिए नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कि कैसे जो महल होते थे उनकी रंगीनी, नवाबों की बिलासपुर दिनचर्या, बेगमों की परस्पर ईर्ष्या, यानी आप उसी के आसपास देखेंगे कि जो महलों में कैसे उनकी बिलासपुर दिनचर्या होती थी, बेगमों की परस्पर ईर्ष्या होती थी, रहस्य गोपनों के बाद प्रयत्नों में बंदियों और सेवकों का अकारण हत्या कर दिया जाता था, रूपसियों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले छल प्रपंच होते थे। यानी आप देखिए जब दरबारी शान शौकत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा बौद्धिक चीजें हो ही नहीं रही है, विलास में सब खोए हुए हैं और पूरे ही आप देखिए कि एक षड्यंत्र से ही रचा हुआ सब कुछ चलता है, उसमें कुछ भी आपको बौद्धिक कलात्मक उत्कर्ष देखने को नहीं मिलता। इसलिए जब भी हम उपन्यास में ऐसे समय, ऐसे कालखंडों का जिक्र करते हैं तो हमें यही चीज विषय वस्तु में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए किशोरी लाल गोस्वामी की भांति आपने भी, यानी जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जयराम जी की, तो कह रहे हैं कि जैसे किशोरी लाल गोस्वामी जी ने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से उसी भांति आपने भी ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में कल्पना से ज्यादा काम लिया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो भी आप उपन्यास पढ़ेंगे उसमें आपको काल्पनिक चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ऐतिहासिकता का अभाव आपको हर जगह खटकेगा। अब इसके बाद इन्होंने जिक्र किया है श्री मथुरा प्रसाद शर्मा का। श्री मथुरा प्रसाद शर्मा का एक ही ऐतिहासिक उपन्यास है, एक ही, इसलिए आपको ध्यान रखना है श्री मथुरा प्रसाद जी शर्मा का एक ही ऐतिहासिक उपन्यास है। उपन्यास का नाम है नूरजहां बेगम, नूरजहां बेगम व जहांगीर। अब यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक उपन्यास में इनका नूरजहां बेगम है और जहांगीर बेगम, जहांगीर बेगम आपको देखने को मिलेगा इनका 1905 ईस्वी में। इसके बाद इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको इतिहास अधिक और कल्पना कम देखने को मिलेगा। तो ये इतिहास ज्यादा, इसलिए आपको मथुरा प्रसाद शर्मा जी का ऐतिहासिक उपन्यास नूरजहां बेगम और जहांगीर 1905 ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो पहले जितने भी पूर्ववर्ती ऐतिहासिक कोट में लिखे गए उपन्यास है उनमें आपको कलात्मकता ज्यादा देखने को मिलेगा, इतिहास का अभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इतिहास ज्यादा देखने को मिल रहा है और इतिहास ज्यादा देखने को मिल रहा है, कल्पना तत्व कम देखने को मिल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए नूरजहां का, यहाँ पे जब ये नूरजहां बेगम या जहांगीर ऐसे करके इन्होंने उपन्यास लिखा है तो वस्तुतः कहते हैं कि इसमें नूरजहां का जीवन स्वयं ही उपन्यास के रूप में आया हुआ है। लेखक ने नूरजहां और जहांगीर के चिर परिचित वृत्तांत को कथा क्रम में ढालकर सबके सामने उपस्थित किया है। तो किसको, यहाँ पे लेखक ने नूरजहां और जहांगीर इनको ही चिर परिचित वृत्तांत को कथा क्रम में ढालकर उपस्थित किया है। श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ने अनारकली, अब यहाँ पे देखिए श्री बलदेव प्रसाद मिश्र, श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ने जो है अनारकली 1900 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान 1902 ईस्वी में तथा पानीपत 1902 ईस्वी में, इसके बाद 3 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। तो मथुरा प्रसाद जी का आपको नूरजहां बेगम को ध्यान रखना है। इनके अलावा जो है श्री बलदेव प्रसाद ने अनारकली लिखा 1900 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान लिखा 1902 में और पानीपत 1902 में। 3 ऐतिहासिक उपन्यास आपको बलदेव मिश्र जी का याद रखना है, ठीक है। अनारकली हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया, पानीपत हो गया। मिश्र जी का इसके बाद आप देखते हैं तो मिश्र जी ने मुगल काल के इतिहास से परे जाकर, क्योंकि ज्यादातर आप देखें कि विषय वस्तु केंद्र में जो सत्ता के केंद्र में मुगल काल, उनको अगर आधार बना के लिखा गया तो मिश्र जी ने कहा, मिश्र जी का जो लिखा गया वो मुगल काल के इतिहास से परे जाके अंतिम हिंदू सम्राट जो पृथ्वीराज है उन्हीं के जीवन पर उपन्यास इन्होंने लिखा। किसने लिखा है जाके, मिश्र जी ने लिखा है। ये उनकी बड़ी विशेषता मानी जाएगी, क्योंकि देखिए जो लीक से हटके कुछ कर रहा है उसी को हम उन्हीं की खासियत देखेंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाने का ज्यादा चांसेस रहता है वो उन्हीं से पूछे जाने का चांसेस भी रहता है ना। और मिश्र जी के उपन्यास प्रारंभिक युग की कृतियां भी है, अतः उनमें कलात्मक सौष्ठव का आपको अभाव देखने को मिलेगा, ये स्वाभाविक है। इसके बाद आप देखिए बाबू ब्रजनंदन सहाय का आप देखिए लालचीन नामक ऐतिहासिक उपन्यास है और इस उपन्यास में लालचीन की विषय वस्तु अलग है, क्योंकि इसमें आपको तुर्की गुलामों के सरदार
तुर्की गुलामों के सरदार तुगलचीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन 1397, इनके संघर्ष की कहानी इसमें कही गई है, लालचीन में कहा गया है। तुगलचीन को ही उपन्यासकार ने लालचीन बना दिया है। लेखक ने इसमें यह दिखाने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां कैसे मानव चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारक बनती हैं। इसके बाद मिस्र बंधु ने वीरमणि नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है, और जो ये मिस्र बंधु का वीरमणि नामक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें आपको नैमिषारण के नैमिषनाथ त्रिपाठी के पुत्र वीरमणि त्रिपाठी के माध्यम से जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख देखने को मिलता है। लेखकों ने वर्तमान हिंदू समाज की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान इंगित किया है। उनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। इसके बाद प्रेमचंद पूर्व युग के ऐतिहासिक उपन्यास के संबंध में ये जान लेना जरूरी है कि सच्चे अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास ये नहीं है, क्योंकि कलात्मक आवरण ज्यादा देखने को मिला है। इतिहास के साक्ष्यों का अभाव उस रूप में नहीं है, इसलिए आप पूर्ण रूप से इस पे विश्वास नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पे कह दिया गया है। लेखकों की प्रवृत्ति इतिहास की ओर से हटके प्रणय कथा, विलास लीला, रहस्यमय प्रसंग तथा कौतूहलवर्धक घटना चक्रों की कल्पना में लीन होकर पाठकों के समक्ष जो भी बात रखनी है वो रखने का रहा है। वे कल्पना से ज्यादा कार्य लेते हैं, ऐतिहासिक छानबीन कम करते हैं। वैसे भी ये कोई इतिहासकार तो है नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी साहित्यकार कुछ भी लिख रहा है तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये काम तो साहित्यकार का, इतिहासकार का है। इतिहासकार छानबीन करेगा। इतिहास की पुस्तकों में आपको इतिहास की विषय वस्तु के साथ उनके साक्ष्य वो प्रमाणिक रूप में मिलेंगे, लेकिन आप ये कहें कि यहाँ पे आपको वो पूर्ण रूप में यानी सत्य रूप में उसका उद्घाटन किया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने जो कह दिया है, ये बहुत बड़ी बात की, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी जो जरूरी बात है वो कह दी है कि आपको ये कोई संदेह नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा गया है वो ऐतिहासिक साक्ष्य के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि पाठकों के चाहे मनोरंजन के लिए लिखा गया है या आप पाठकों को एक संदेश देने के लिए, समाज सुधार की दृष्टि से लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको कल्पना से ज्यादा काम लिया गया है और ऐतिहासिक छानबीन कम किया गया है। और ऐतिहासिक छानबीन के लिए आपको इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी। अतीत उनकी मुक्त कल्पना की उड़ान के लिए सुविधा प्रस्तुत करता और वे इतिहास की चिंता छोड़कर पाठकों के चित्त का रंजन करने वाली कथा धारा में बह चलते हैं। इसलिए इस युग में उत्तम कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम मिले हैं। तो कोई बात नहीं, ऐतिहासिक उपन्यास जो लिखे गए हैं उत्तम कोटि के भले मिले या ना मिले, लेकिन जिस ढंग से जिस उपन्यास को कथा वस्तु बना के लिखा गया है, जिस उद्देश्य से लिखा गया है, साहित्यकार का यही उद्देश्य होना चाहिए, वो फलीभूत होना चाहिए। बाकी तो आपका साक्ष्य इधर उधर भी होता है, लेकिन जो मूल मंतव्य है कि हमें जनता तक जो बात पहुंचानी वो पहुंच रहा है, तो वो अपने आप में सफल उपन्यास है। अब क्योंकि हमने कहा था कि आपको प्रेमचंद पूर्व उपन्यास जो विभाजन किया गया है किशोरीलाल जी द्वारा, वो 3 भागों में डिवीजन किया गया है। उनमें आपको सबसे पहले हमने बताया था कि सामाजिक उपन्यासकार, और आपने सामाजिक उपन्यासकार के साथ जितने भी उपन्यास हैं सामाजिक तत्वों से ओतप्रोत, उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। इसके बाद हमने ये जो है जितने भी ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं उन पे बात कर लिया। ऐतिहासिक उपन्यास बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए आपने देखा कि बहुत ही जल्दी हो गया ये, और अभी समय बचा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, घटनात्मक उपन्यास पे भी जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए, घटनात्मक उपन्यास में सबसे पहले आपको हम अच्छे से समझा दें तिलस्मी अयारी क्या होता है। तो देखिए, तिलस्मी अयारी का क्या मतलब है। यहाँ पे तिलस्म शब्द यूनानी टेलिस्मा और अरबी तिलस्मा का हिंदी रूपांतरण है। एक चीज आपको ये भी बता दें कि अगर आपको बहुत अच्छे से तिलस्मी अयारी इसका अर्थ समझना है, ये उपन्यास क्या है, तो जब ये समझिए कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत वाले हिंदी सीख सकते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए चंद्रकांता संतति ये प्रसार भारती पे भी पड़ा हुआ है। बाद में भी आप इस समय देखेंगे कि बहुत ही कलात्मक ढंग से इसके प्रस्तुतिकरण आप और भी चैनलों पे देख सकते हैं, तो वहां से आप इनके बारे में थोड़ा सा कुछ ही एपिसोड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन आपको विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगा। फाइनली ये चीज हमने खुद महसूस किया है कि ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तिलस्मी अयारी क्या हो सकता है, जासूसी क्या हो सकता है, लेकिन इसमें धन्य हो कि वो जो प्रसार भारती है या जो भी आजकल इन उपन्यासों पे आधार बना के लिखा जा रहा है या बनाया जा रहा है जिसपे सीरियल वगैरह, उससे आपको एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि हाँ कुछ ऐसे होता रहा हो, तो आपको पढ़ने में बड़ा फायदा मिलेगा। आप चंद्रकांता वगैरह देख सकते हैं, पूरा मत देखिए, वो बहुत बड़े सीरियल है, लेकिन कुछ एपिसोड में आपको अच्छे से ये परिचित हो जाएंगे कि हाँ कुछ इसी तरीके से जो है इनका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए, तिलस्मी अयारी में आप जब चंद्रकांता देखेंगे तो आपको तिलस्म एक तरीके से क्या होता था, तिलस्म शब्द यूनानी टेलिस्मा से निकला है और अरबी तिलस्मा का हिंदी रूपांतरण, हिंदी संस्करण है। इसका अर्थ होता है तिलस्मी से जादू, इंद्रजाल या अलौकिक संरचना या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन,
आदि के रूप पर बनाई गई सर्पदी का भयावनी आकृति। यानी उस समय राजा लोग इतने धनाढ्य होते थे कि उनको अपने ये धन वगैरह छिपाने के लिए आपने अपने पहले के जो भी हमारे पुरानी पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो बहुत आप देखते होंगे कि पहले जैसे बैंक नहीं होता था तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो जाता था, तो उसके छुपाने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो वो लोग क्या करते थे, कोई संपत्ति जमीन में गाड़ दे रहा, कोई व्यवस्था कर रहा है, या तो कोई गरीब इंसान है उसके पास खाने को नहीं है और कोई इतनी संपत्ति को हासिल करके बैठा है कि उसको पूरा तिलस में एक महल खड़ा करना पड़ता है और उसमें गाड़ना पड़ता है। तो सेम आप इमेजिन करिए कि जैसे वो कहते हैं नहीं कि जमीन में कुछ हमारी संपत्ति उसको गाड़ दिए, तो ये सब पहले हम लोग सुनने में आता था। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी में ये चीज हमको देखने को भी मिलता है कि इनके यहाँ तो इतने धन होते थे कि ये पूरा एक महल खड़ा कर देते थे और एक अलौकिक दुनिया ही रच देते थे। और उसको तिलस्म को तोड़ने के लिए उसको जैसे होता नहीं कि पूजा पाठ करा के कोई मंत्र से जितने ऊपर आपने जो महल खड़ा किया उसको बांध देना, और उसको कोई वैसे ही लोग खोल सकते थे जिनके लिए ये बेसिकली वो बनाए रखते थे कि हाँ यही मंत्र पढ़ के इसको खोला जा सकता है। तो कुछ ऐसे ही आप समझ लीजिए जो हमने आपको एक रूपक बांधा है कि जिस तरीके से गड़े हुए धन को पहले जो है जब ज्यादा पैसा होता था उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, जो तिलस्म है यूनानी तिलिस्मा अरबी तिलिस्मा से निकला हुआ है, ये इसका अर्थ है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना। तो ये गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्पदी की भयावनी आकृति होती थी। प्राचीन काल में राजा और धनाधीश लोग तिलस्मी किले और महल बनवाते थे। मतलब जो धना भाई जिनके पास पैसा था वही लोग बनाते थे, वो तिलस्मी किले बना देते थे और महल बनवाते चले जाते थे। तिलस्मी इमारत प्रायः किसी बहुत बड़े खजाने के ऊपर बनाया जाता था। प्रायः खजाना गाड़ने वाले के वंश में होने वाला कोई प्रतापी पुरुष ही तोड़कर खजाना प्राप्त कर सकता था। अब इसको आप चंद्रकांता में देखेंगे कि कैसे वीरेंद्र जो आता है और ये कहा जाता है कि वीरेंद्र ही उसको जो है उस खजाने के लिए बना है क्योंकि वही प्रतापी पुरुष है। और आप देखते हैं पूरा कथानक ही गढ़ दिया गया है, ऐसा कथानक कि आप डूबते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज है कि कोई जो प्रतापी पुरुष होता था उस खजाने को तोड़ के उसके मंत्र वगैरह जो होते हैं उसके पास मतलब आप कह सकते हैं अलौकिक शक्तियां होती थी, कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे तिलस्म बांधने में बड़े बड़े ज्योतिषी, तांत्रिक, कारीगर और गुड़ियों की सहायता ली जाती थी। जब तक हमने चंद्रकांता के कुछ एपिसोड देखे नहीं थे तब तक हमको समझ में नहीं आता था ऐसा क्या जो देवकीनंदन खत्री जी ने इसमें लिख दिया था कि लोग हिंदी के बारे में इतना ज्यादा सिर्फ इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखने लगे। लेकिन सच मानिए कि जब आप इसको पढ़ते जाएंगे डूबते चले जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता कौन सी तिलस्मी खो में आप खुद खो गए हैं। तो ये क्या होता था कि समानतः जिन उपन्यासों में जो कथानायक होता था उसके द्वारा तिलस्मी इमारतों को तोड़कर खजाना प्राप्त करने की कथा वर्णित है, उन्हें तिलस्मी उपन्यास कहते हैं। इस कार्य में नायक को अपने अय्यारों से बड़ी सहायता मिलती है। अय्यार अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। श्री देवकीनंदन खत्री के अनुसार अय्यार उसको कहते हैं जो हर एक फन जानता हो, शक्ल बदलना जानता हो, दौड़ना जानता हो, इनका मुख्य काम है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके कोई दोस्त हो और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं आप कितने भी मुसीबत में हो उनको हर एक चीज का तोड़ पता होता है। तो यहाँ तिलस्मी अय्यारी की दुनिया में जो है जो राजकुमार राजकुमारियां हैं उनके साथ कोई एक दो उनके सहयोगी होते थे। जैसे चंद्रकांता में आप देखेंगे तो चंद्रकांता के साथ चपला चंचला करके आई थिंक दो होती हैं, उनके अय्यार होती हैं, उनको रूप बदलना, शक्ल बदलना, उनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं, वो वेश बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो बड़े चालाक किस्म के होते हैं। तो ये अय्यारी शब्द का प्रयोग भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और अय्यार जो करके है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब तीव्रगामी या चपल व्यक्ति, वो उसका स्वभाव ऐसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो जो तिलस्मी उपन्यास होते थे उनमें इन अय्यारों का बहुत उल्लेख मिलता है क्योंकि हमको तो पहली बार अय्यार वहीं पे देखने को मिला था तो हम खुद ही नहीं समझ पाते थे कि ऐसे अद्भुत व्यक्ति कहाँ पे होते हैं। कि जब हमने चंद्रकांता को थोड़ा सा देखा और फिर यहाँ पे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये बिल्कुल आजकल के समझ लो कि ऐसे दोस्त जिनके पास हर समस्या का समाधान हो या समस्या बढ़ाने का काम उन्हीं का हो, कुछ ऐसे टाइप में हो। अब यहाँ पे देखिए अय्यारों का उल्लेख अवश्य होता है क्योंकि इन्हीं पर नायक का संपूर्ण जो कार्य शक्ति वो केंद्रित होता है। प्राचीन भारतीय राजनीति में गूढ़ पुरुषों का महत्व स्वीकृत है और गूढ़ पुरुष अपने राजा का कार्य सिद्ध करने के लिए हर प्रकार का कौशल प्रयोग में लाता था। अय्यार भी एक प्रकार के गूढ़ पुरुष ही होते थे। हिंदी में तिलस्म के साथ अय्यार का कुछ इस प्रकार का अनिवार्य सा संबंध जुड़ गया कि दोनों को एक साथ मिलाकर तिलस्मी अय्यारी उपन्यास कहने की परंपरा चल पड़ी। देखिए जैसे हमने कहा आज के जमाने में वर्तमान समय में तो कोई गूढ़ पुरुष हो सकता है बहुत कम मिले, आपको संगति ऐसा कम ही मिलेगा ज्ञानी पुरुष का। लेकिन आपने जैसे चाणक्य का नाम सुना हो तो किस तरीके से चंद्रगुप्त के माध्यम से उन्होंने घनानंद जैसे एक तरीके से आताताई एक सम्राट था जिसके हाथ में जो है प्रजा को परेशान करने का पूरा उसने बागडोर ले मतलब कि संभाला था, उसको किस तरीके से
कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन के सूत्रधारक के रूप में चाणक्य आते हैं और चंद्रगुप्त को समाधान के रूप में ढूंढते हैं। तो वो इस तरीके से जब कोई आपकी मदद कर रहा है, आपको रास्ता दिखाने वाला है, जिनके पास हर एक चीज का काट है, तो वही समझिए कि जैसे इनके यहाँ पे अय्यार होता था, वही समझ लीजिए कि वहां पे उस समय चाणक्य है, या आज के समय में आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं वही। तो यहाँ पे देखिए तिलस्मी मतलब वो महल खड़ा करना, एआरी मीन्स की हर एक समस्या का जो समाधान जो ढूंढने वाला वो एआर, तो इसलिए तिलस्मी प्लस एआरी दोनों जोड़ के मिल गए, इसलिए इस उपन्यास को तिलस्मी एआरी उपन्यास की संज्ञा दे के चलते हैं। अब देखिए ये जो परंपरा जब चल पड़ी तो हिंदी में तिलस्मी जो एआरी है, ये उपन्यासों के प्रवर्तक जो है किसको मानते हैं, बाबू देवकीनंदन खत्री। और बाबू देवकीनंदन खत्री का समय बताया गया 1861 से 1913 का समय आप देख सकते हैं। और इनके पूर्वज जो कहते हैं कि लाहौर की निवासी थी। अच्छा देखिए हर एक चीज लिखने के पीछे हमने कहा ना कि परिवेश का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो कभी भी कोई भी कथानक आप गढ़ेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कथानक का आधार रहता है ना। तो इनके जो पूर्वज थे यानी देवकीनंदन खत्री के, इनके पूर्वज लाहौर के निवासी थे। और जब ये लाहौर के निवासी थे लेकिन बाद में ये लोग काशी में आकर रहने लगे। और जब बाद में ये लाहौर से काशी में आकर रहने लगे तो काशी नरेश की कृपा से इनको जो है चकिया और नौगढ़ के जंगलों का ठीका मिल गया। अब इन्हीं जंगलों में चकिया और नौगढ़ का जब जंगल का ठीका मिल गया तो इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में अनेक प्राचीन इमारतों के भग्नावशेष उनको देखने को मिला और उनकी रहस्यमयी कल्पना शक्ति जो है जागृत हुई। और आपने चंद्रकांता 1888 में लिखकर हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तन किया। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहते हैं कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम मच गई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। खत्री जी के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। देवकीनंदन खत्री के बारे में कहते हैं कि ये इस तरीके से हलचल पैदा किए जैसे आप इंग्लिश में हैरी पॉटर पढ़ते हैं। उस समय शायद उसके बारे में कोई मतलब जानकारी ही नहीं थी, उनके लेखक ही गुमनाम थे। लेकिन जब हैरी पॉटर आया आजकल जुबान पे लोगों के, आज की जनरेशन से लेके, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा है कि वो आप प्रासंगिक रहा ही नहीं। वैसे ही आप समझिए कि उस समय लोगों की जुबान पे चढ़कर बोलने लगा था देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता पढ़ने के लिए। आप देखिए यहाँ पे खुद ही जब पंडित रामचंद्र शुक्ल जी स्वीकार करें तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो तो सिरे से नकार देते हैं कौन उनको पसंद है कौन नहीं पसंद है। इन्होंने शुक्ल जी ने कहा कुछ हो या ना हो, चाहे वो सत्य लिखे हो या सत्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सब काल्पनिक हो, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सर्वसाधारण में धूम मच गई हिंदी पढ़ने वालों की। चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उत्साहित होकर आपने, ये हुआ कि जब आप प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उत्साहित होकर कुछ और लिखने की सोचते हैं। हम तो सोच रहे थे ये कि जो है ये, अगर आप देखिए जो देवकीनंदन खत्री जी हैं वो कितना दिमाग चलाए होंगे। आप जब उपन्यास को पढ़ते जाएंगे तो आप खुद खो जाएंगे, आपको पता ही नहीं कौन से तिलस्मी दरवाजे में आप फंसे पड़े हैं। फिर ये चंद्रकांता संतति उतने ही उत्साहित भाव से लेके आते हैं। ये चंद्रकांता संतति 24 भाग, और ये 1896 ईस्वी में, नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी में, वीरेंद्र वीर, अच्छा इसके नायक का नाम भी आप देखेंगे चंद्रकांता में वीरेंद्र होता है। वीरेंद्र जो होता है चंद्रकांता का प्रेमी होता है, वही नायक होता है। और इसके बाद कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी में, भूतनाथ अधूरा, ये इनकी कुछ रचनाओं का नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब आपको थोड़ा सा चंद्रकांता उपन्यास की कहानी ही बता देते हैं ताकि आपकी रुचि जगे और थोड़ा या तो आप उपन्यास उठा के पढ़ लें या थोड़ा बहुत जो है वेब सीरीज के रूप में उसको देख लें। अब देखिए यहाँ पे जो चंद्रकांता उपन्यास है उसकी नायिका है विजयगढ़ की राजकुमारी। तो जो उपन्यास है उसका कथानक भी आपको देखते ही चल रहा है कि कौन विजयगढ़ का है कौन नौगढ़ का है ना। क्वेश्चन तो कुछ ऐसे ही आएंगे। तो जो चंद्रकांता होती है, जिनके नाम पे उपन्यास का नाम पड़ा है चंद्रकांता, उपन्यास की नायिका वो विजयगढ़ की राजकुमारी होती है। और जो चंद्रकांता, ये नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र जो है उनके साथ इनका प्रेम संबंध होता है, वो उपन्यास के नायक होते हैं। तो विजयगढ़ की राजकुमारी होती है और नौगढ़ का राजकुमार होता है। चंद्रकांता अपनी सखी चपला के साथ एक तिलस्म में फंस जाती है। जो राजकुमार वीरेंद्र है वो अपने अय्यारों की सहायता से तिलस्म तोड़कर राजकुमारी को आजाद करा देता है। अंत में दोनों का सौभाग्यपूर्ण मिलन होता है। चंद्रकांता संतति जो दूसरा इनका आया था उसमें महारानी चंद्रकांता जो उनके 2 पुत्रों की कहानी का वर्णन है। इसमें महारानी के 2 पुत्रों को 2 राजकुमारियां प्रेम करती हैं और उन्हें सदा के लिए अपना बनाने के उद्देश्य से एक रहस्यमय तिलस्म में बंद कर देते हैं। यानी चंद्रकांता में जो चंद्रकांता का पहला वो है उसमें तो मान लो जो राजकुमार राजकुमारी ये दोनों मिलते हैं, लेकिन जो इनका चंद्रकांता संतति आया, संतति मतलब पुत्र होते हैं, तो चंद्रकांता संतति में ये बताया गया कि चंद्रकांता के 2 पुत्र होते हैं और 2 पुत्रों के बारे में बताया गया कि महारानी के 2 पुत्रों की 2 राजकुमारियां हैं। 2 पुत्र हैं
दो पुत्रों को दो राजकुमारियां प्रेम नहीं, जो इनके दो पुत्र हैं उन दो पुत्रों को दो राजकुमारियां प्रेम करती हैं और उन्हें सदा के लिए, यानी जो राजकुमारियां हैं उन्हें पुत्रों को जो है सदा के लिए अपना बनाने के उद्देश्य से क्या करती हैं, एक रहस्यमय तिलस्म में बंद कर देती हैं और ये अपने अय्यारों की सहायता से दोनों राजकुमार तिलस्म को तोड़ने में सफल होते हैं, यानी तिलस्म को तोड़ लेते हैं और वे न केवल उन रानियों की चंगुल से आजाद होते हैं वरन तिलस्म में गड़ी हुई अपार धनराशि भी प्राप्त कर लेते हैं। नरेंद्र मोहिनी, अब ये देखिए, ये तो संक्षेप में सार बता दिया गया है। ऐसे ही इनका एक नरेंद्र मोहिनी करके उपन्यास है। नरेंद्र मोहिनी में राजकुमार नरेंद्र पर एक साथ दो राजकुमारियां आसक्त हो जाती हैं। अब इन राजकुमारियों में एक अत्यंत धूर्ता और कुटिल होती है, यानी एक बहुत चालाक होती है। वो राजकुमार को धोखे में डालकर तिलस्म में फंसा लेती है। आप इसमें सारे में देख रहे हैं तिलस्म में ही फंसाया जा रहा है यहाँ पे भी। और एक राजकुमार है, उस पर दो राजकुमारियां मोहित है। अब क्या होता है कि राजकुमारियों में जो चालाक है, कुटिल है, वो धोखे में डाल के उनको तिलस्म में फंसा लेती है। अंततः जो राजकुमार है वो आजाद हो जाता है और जो दूसरी राजकुमारी है मोहिनी, जो सरल हृदय से राजकुमार को सच्ची प्रेम करती है, सच्ची अनुरागनी है, उनको वो प्राप्त कर लेती है। इसके बाद इनका भूतनाथ में चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल अय्यार भूतनाथ की दिलचस्प कथा इसमें वर्णित है। वस्तुतः इन तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के मूल में राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम कहानियां ही वर्णित है। घटनाओं के विकास क्रम में तिलस्मों के विस्तृत वर्णन तथा नायक खलनायक एवं उनके अय्यारों के कौशल विस्तार द्वारा कौतूहल उत्पन्न किया गया है। अब इनके अलावा आप देखिए, चंद्रकांता से भी इनका लिया गया है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से भी लिया गया है, तो स्रोत भी देखिए इन्होंने लिख दिया है। इधर खत्री जी के उपन्यासों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए प्रदीप सक्सेना ने ये बात प्रमाणित किया है कि जो चंद्रकांता है वो यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है, वो तिलस्मी रचना नहीं है। वस्तुतः चंद्रकांता दो युगों के उस संधि स्थल पर खड़ी है जहां से एक युग ढह रहा है तो दूसरा उभर रहा है, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। तब फिर ये कृति दयनीय महानता की नहीं है, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय के भारत की अंगड़ाइयां सुरक्षित है। प्रदीप सक्सेना ने अपनी बात प्रमाणित करने के लिए उस समय के ऐतिहासिक संदर्भों को विस्तार से दिया है और ये दिखाया है कि तत्कालीन जीवन स्थितियों पर गौर किया जाए तो चंद्रकांता में भी कुछ भी अमानवीय नहीं है, मतलब कि जो भी घटा है वो मानवीय घटा है। निश्चय ही सक्सेना जी ने चंद्रकांता और उसकी परंपरा के उपन्यासों पर फिर से सोचने विचारने की शुरुआत करके हिंदी कथा आलोचना को एक नई दिशा दी है। अब यहाँ पे देवकी नंदन खत्री के बाद जो बात की गई है वो है श्री हरे कृष्ण जौहर। श्री हरे कृष्ण जौहर जो है, इन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया है। उन्होंने कुसुमलता 1899 में उपन्यास लिखा, भयानक भ्रम 1900 में लिखा। इनके अलावा नारी पिचास 1901 में है इनका, मयंक मोहिनी या माया महल 1901 में, जादूगर 1901 ईस्वी में। इसके बाद है कमल कुमारी करके 1902 में, निराला नकाबपोश 1902 में, भयानक खून 1903 ईस्वी में। ये सभी कुछ तिलस्मी उपन्यास हैं, यानी कुसुमलता है, भयानक भ्रम है, नारी पिचास है, मयंक मोहिनी है, कमल कुमारी है, निराला नकाबपोश है। ये जितने भी आप देख रहे हैं देवकी नंदन खत्री का ये जितना भी उपन्यास है इम्पोर्टेंट है। और देवकी नंदन खत्री के बाद श्री हरे कृष्ण जौहर के बाद श्री किशोरीलाल गोस्वामी ने भी सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के साथ तिलस्मी उपन्यास लिखे। भाई इन्होंने 65 उपन्यास लिखे जिनमें आपने सामाजिक उपन्यास इनके कई देखे, ऐतिहासिक में भी कुछ देखा, लेकिन अपनी लेखनी इन्होंने जो है तिलस्मी उपन्यास में भी थोड़ा सा चला लिया है। अब इन्होंने तिलस्मी उपन्यास में नाम ही रख दिया तिलस्मी शीश महल। तिलस्मी शीश महल 1905 इसी परंपरा का उपन्यास है। तो एक ही आपको ध्यान रखना है इनका, किशोरीलाल गोस्वामी जी का, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा था इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे थे वो ज्यादातर उपन्यास आपको सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में देखने को मिला था। तो एक ही उपन्यास है वो है तिलस्मी शीश महल 1905 में। इसके बाद बाबू देवकी नंदन खत्री के पुत्र बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री 1895 ईस्वी, इन्होंने अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा। उन्होंने भूतनाथ को पूरा किया और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलस्मी उपन्यास लिखा। यानी पिताजी ने जो तिलस्मी उपन्यास वगैरह चंद्रकांता लिखी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की तो बेटा क्यों नहीं लिखता, इसलिए बाबू देवकी नंदन खत्री के जो पुत्र थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री 1895 में इन्होंने अपने जो पिता की परंपरा को जीवित रखा और इन्होंने नाम रख दिया भूतनाथ, है ना, ये चीज लिखा और भूतनाथ को पूरा किया और रोहतास मठ नामक मौलिक तिलस्मी उपन्यास भी लिखा। अस्फुट प्रयत्नों में जो देवी प्रसाद उपाध्याय हैं इनके भी कुछ उपन्यासों का जिक्र किया गया है, जिनमें सुंदर सरोजनी करके है 1893 में, गुलाब दास का तिलस्मी बुर्ज, विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का वीरेंद्र सागर 1906 ईस्वी में, श्री रामलाल वर्मा का पुतली का महल 1908 ईस्वी में, है ना, और आदि उपन्यास लिखे गए। वस्तुतः जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है उसके क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा
प्रसिद्धि प्राप्त किया अगर किसी ने, और सबसे ज्यादा किसी को सफलता प्राप्त हुआ तो बाबू देवकीनंदन खत्री, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका वही चंद्रकांता है। बाद में फिर चंद्रकांता संतति आता तो उसको भी बराबर प्यार मिलता है। और इनके उपन्यासों का इतना प्रचार हुआ कि ऐतिहासिक उपन्यासों में भी तिलस्मी पुट दिया जाने लगा। अब इतिहास में इतिहास के बारे में छोड़ के उसमें भी तिलस्मी का जिक्र किया जाने लगा। इन उपन्यासों को पंडित रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की कोटि में नहीं रखा। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी जो नहीं है उसको साहित्य कोटि में नहीं रखते, लेकिन अब ये भी इस चीज पे तो समर्पण करते ही हैं कि भाई उनकी वजह से कुछ लोगों ने हिंदी सीख लिया, हिंदी का ही उद्धार किया, ये चीज हुआ। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार अति प्राकृतिक भावना के आधार पर लिखे गए इन उपन्यासों, अति प्राकृतिक कुछ नेचुरल नहीं है, ज्यादातर आर्टिफिशियल है, कृत्रिमता से भरा हुआ है। तो अति प्राकृतिक भावना के आधार पर लिखे गए इन उपन्यासों की लोकप्रियता के लिए मध्ययुगीन विकृत रुचि ही उत्तरदायी है। मध्ययुगीन मतलब कि जैसा लोगों का इंटरेस्ट होगा वैसे ही लिखा जाएगा। अब सोचिए ना, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है और समाज इंटरेस्ट के पीछे भागता है। अगर आज के समय में आपको रील्स देखना है और रील्स में आप देखेंगे कि बेवकूफी देखना है तो फिर वैसा ही बनाया जाएगा, और बौद्धिक चिंतन की बात करनी है तो बौद्धिक चिंतन से रिलेटेड होगा। तो कौन सा कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा समाज का डिमांड है, उसी के अनुसार हर एक चीजें चलती हैं। अब जैसे ये लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और लेक्चर में हम कह रहे हैं कि नहीं, आपको 1 घंटे का लेक्चर मिलेगा पर डे, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, इसमें फालतू चीजें नहीं, कंटेंट से रिलेटेड बात होगा। अब ये चीज ये डिपेंड करता है कि आप लोगों पे आप इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या वो बौद्धिक विचार विमर्श के लिए तैयार है कि उसको भी तिलस्मी यारी उपन्यास की भांति वही चीज है, वैसे ही कंटेंट उसको चाहिए होगा। आगे ये कहते हैं कि कुछ भी हो, हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना योगदान इन तिलस्मी उपन्यासों का है उतना अन्य किसी विधा का नहीं। ये बहुत अच्छा काम हुआ, कुछ हुआ हो ना, लेकिन जो एक बात ये करें कि तिलस्मी उपन्यासों का फायदा ये हुआ कि हमारी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। एक ऐसा तथ्य है जिसे आज स्वीकार नहीं किया जा सकता, और अब तो सामाजिक रूपांतरण में साहित्य की भूमिका पर भी गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात की जा रही है। खत्री जी ने न केवल मनोरंजन के लिए असंभव कल्पना लोक की सृष्टि नहीं की, उनकी कल्पना के पीछे तत्कालीन प्रौद्योगिकी का भी, टेक्नोलॉजी का भी हाथ था। उन्होंने इतिहास दृष्टि का उपयोग करने की चेष्टा की। इतिहास दृष्टि की यात्रा यद्यपि भौगोलिक आधारों और पुरातात्विक सामग्री से प्रारंभ हुई थी, लेकिन समाप्त राजनीतिक सामंतवाद के पतनशील प्रभामंडल के आंतरिक विघटन और नवजागरण की लहर से निरंतर टकराव के पतनशील प्रभामंडल के साथ हुई। निश्चय ही इस दृष्टि से खत्री जी के उपन्यास न केवल साहित्य की कोटि में आते हैं, वरन उनका मूल्य स्तर भी बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे आगे है घटनात्मक उपन्यास में कौन कौन से घटनात्मक उपन्यास हैं जासूसी तौर पे। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो कुछ उपन्यास देखने को मिलेंगे घटनात्मक, और फिर इसके बाद थोड़ा सा अनुदित उपन्यास के बारे में दिया गया है। यहाँ पे फिर मराठी उपन्यास वगैरह से क्या लिया गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। इसके बाद प्रेमचंद योगिन आ जाएगा। तो इसी क्लास में एक काम करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, और जो आपका इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगा इसमें जो इनसे क्वेश्चन आते हैं प्रेमचंद पूर्व युग से, उनको करा देंगे, और इसके बाद जो है जो आपका छठा क्लास होगा वहां से आपका प्रेमचंद योगिन शुरू हो जाएगा, है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम बात कर लेते हैं घटनात्मक उपन्यास में। जो घटनात्मक उपन्यास है जासूसी की श्रेणी में आता है, यानी जैसे तिलस्मी यारी उपन्यास था ऐसे इसमें जासूसी। अब जासूसी मतलब समझ रहे हैं आप, जासूसी का काम क्या करना, चोरी डकैती कुछ भी हो रहा है, बहुत ही रहस्यमयी बातें तो उनका पता लगाना, यही तो जासूसी उपन्यास है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 19वीं सदी में अंग्रेजी में सर आर्थर कानन डायल का नाम सुना हो तो 1859 से 1930 के समय के बारे में बताया गया है कि 19वीं सदी में अंग्रेजी में सर आर्थर कानन डायल 1859 से 1930 के जासूसी उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए। तो अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप बांग्ला में भी जासूसी उपन्यास लिखे गए, और 1898 में जो है अपने यहाँ पे श्री गोपाल राम गहमरी 1866 से 1946 ईस्वी में, भाई जब आर्थर कानन डायल से प्रभावित होकर बांग्ला वालों ने लिखा तो बांग्ला में भी जो चीजें देखी गई और जो चटकीली चीजें थी जिनका समाज में डिमांड था, अपने यहाँ पे गोपाल राम गहमरी जी लिखे, इसीलिए इनको हिंदी का आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है। और इसे पाठकों ने पसंद भी किया। उत्साहित होकर इन्होंने गहमरी जी ने 1900 ईस्वी में गहमर से जासूस नामक पत्रिका भी निकाल दिया, इसलिए इनको निरंतर जासूसी उपन्यास लिखना पड़ा, और कुल मिला के इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिख डाले। आपके उपन्यासों में अद्भुत लाश 1896, अब नाम भी देखिए कितने विचित्र उपन्यास के नाम है। अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, और एक तो नहीं इन्होंने 200 जासूसी उपन्यास लिख डाले। सोचिए, एक उपन्यास तो पढ़ा नहीं जाता, 200 उपन्यास इन्होंने अपने ही जीवन काल में लिख डाला, वो भी नाम भी। आपको एक चीज है मतलब पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझिए
अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 99, बेकसूर को फांसी। लाश है, फांसी है, खूनी है, बेगुनाह है, जासूस है, जमुना का खून। तो नाम ही ऐसे विचित्र हैं कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये जासूसी है। और ये जासूसी कौन लिख सकता है? गहमरी जी कुल 200 उपन्यास लिख के गए, कितना नाम याद करेंगे? तो एक हिंट ले लीजिए, अद्भुत लाश 1896 में, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में, सरकटी लाश 1900 ईस्वी में, खूनी कौन 1900 में, बेगुनाह का खून 1900 में, जमुना का खून 1900 में, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901। 1900 में इन्होंने कितनी रचना कर डाला है ना। चक्करदार चोरी 1901, प्रीवियस के हमने जो क्वेश्चन कराए थे चक्करदार चोरी क्वेश्चन आया हुआ था 1901 है ना। जासूस की भूल 1901, अब भयंकर चोरी। अब देखिए चोरी चोरी करके 1901 में इन्होंने 3-4 लिख डाला, यानी देखिए चक्करदार चोरी, फिर जासूस की भूल, फिर भयंकर चोरी 1901 में, जादूगरनी मनीला 1901 में, माल गोदाम में चोरी 1902 में, जासूस की चोरी 1902 में, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904 में, डाके पर डाका 1904 में, जासूस पे जासूसी हो रही है, डाके पे डाका डाला जा रहा है। और जासूस चक्कर 1906 में, खूनी का भेद 1910 में, इंद्रजालिक जासूस करके 1910 ईस्वी में, लाइन पलास 1910 में, किले में खून 1910, भोजपुर की ठगी 1911 में, गुप्त भेद 1913 में, जासूस की अय्यारी 1914 में। ये सभी प्रसिद्ध हैं। जासूसी उपन्यासों में प्राय चोरी, डकैती, खून, ठगी आदि से संबंधित कोई भयंकर कांड घटित हो जाता, उसी पे इन्होंने जो है उपन्यास लिख डाला और जासूस उसके सुराग में लग जाता। क्रमशः उसी प्रकार के अन्य कांड घटित होते, कथानक उलझ जाता, अंततः जासूस की बुद्धि, धैर्य, साहस और कौशल से घटना का रहस्य उद्घाटन हो जाता। ये जासूसी वाली चीजें आप लोगों को भी बहुत पसंद आती होंगी, जब भी कोई भी चीज ऐसे देखते हैं ना बहुत ज्यादा कि जासूसी के तरीके से लिखा जाए, तो जैसे सीआईडी वगैरह आता है टीवी पे, देखिए उसको लोग कितना पसंद करते हैं, कुछ वैसे ही समझिए। इन उपन्यासों का उद्देश्य भी हल्के ढंग का मनोरंजन ही था और कोई मतलब बहुत ही गंभीर विवेचन चिंतन नहीं था। हाँ, ये था मनोरंजन की दृश्य लिखे जाते थे तो हल्के ढंग का मनोरंजन आपको मिल जाता था। तिलस्मी यारी उपन्यासों के निकट होते हुए भी ये उपन्यास उनसे भिन्न कोटि के थे। जासूसी उपन्यासों में घटित होने वाली घटनाएं जीवन के यथार्थ स्थिति के निकट होती थी। इनमें कल्पना के साथ ही बुद्धि का भी योग होता था। एक चीज था, बड़ा दिमाग लगा के ये चीजें बनाया जाता था, तो कल्पना तो होता ही था, बुद्धि का भी प्रयोग होता था। गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों में एक प्रकार का नैतिक दृष्टिकोण भी रखा। इन्होंने आचरणशील पात्रों के जीवन का अंतिम परिणाम शुभ दिखाकर युग की आदर्शवादी मनोवृत्ति के साथ अपना मानसिक तादात्म्य स्थापित कर इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आता है, हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? और हमने ये भी बताया क्योंकि बांग्ला में इस तरीके से लिखा जाता था, बांग्ला से पहले अंग्रेजी में लिखा गया, तो उनके आधार पे जो है कानन डायल अपने यहाँ पे गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। नहीं, गोपाल राम गहमरी नहीं थे ये बाबू क्या नाम है, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, गोपाल राम गहमरी, हाँ ठीक है। और फिर बाबू गोपाल राम गहमरी के बाद कौन आता है? तो इसके बाद आते हैं श्री रामलाल वर्मा। श्री रामलाल वर्मा ने चालाक चोर जासूस के घर, अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बाबू राम के बाद जो है श्री रामलाल वर्मा ने भी लिखा है चालाक चोर जासूस के घर, जासूसी कुत्ता, है ना, जासूस के घर, ऐसे देखिए जासूस के घर, जासूसी कुत्ता, 80,000 की चोरी, चालाक चोर, यानी चालाक चोर आया होगा, है ना, चालाक चोर आया, जासूस के घर जासूसी कुत्ता लेके 80,000 की चोरी हो गई, यानी 80,000 की चोरी हुई और फिर क्या हुआ, चालाक चोर आया था, जासूसी फिर हुई, जासूसी कैसे हुआ, तो कुत्ते के साथ हुआ, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं। ये कुछ उपन्यास लिखकर जासूसी उपन्यासों की परंपरा को इन्होंने भी जीवित रखा। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी कृत जिंदे की लाश 1906 में, यानी किशोरीलाल गोस्वामी जी 65 उपन्यास में, मतलब उन्होंने समझिए कि घटनात्मक भी लिख लिया, ऐतिहासिक लिख लिया, तिलस्मी अयारी भी लिख लिया, सामाजिक भी लिख लिया, सब एक ये सब भी लिख लिए। अब यहाँ पे किशोरीलाल गोस्वामी का जिंदे की लाश करके 1906 में थे, एक ये भी है, आप याद रख लीजिएगा। और जयराम दास गुप्ता का हमने पहले भी जिक्र किया था, इनका जो है लंगड़ा खूनी करके 1907 में आया था। काला चाँद जो है राम प्रसाद लाल का, हमाम का दर्द 1903 में, ये सभी भी जासूसी परंपरा में रखे गए। लेकिन सबसे ज्यादा वही है कि जैसे उनको देवकीनंदन खत्री को मिला वहाँ तिलस्मी अयारी में, ऐसे गहमरी जी को मिला सफलता जो है जासूसी उपन्यास में। अब इसके बाद है घटनात्मक उपन्यास के बारे में बताया। घटनात्मक उपन्यास जो है अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास होते थे, जिनमें चोरी, डकैती, जाल फरेब, जुआ, खून, इनसे अद्भुत कांडों का जाल रचा जाता था। इस प्रकार के उपन्यासों की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों इन लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपन्यास लिखे जा सकते हैं? तो इनको प्रेरणा मिली रेनाल्ड क्रिक मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन के उससे मिली थी और लंदन रहस्य से मिली थी। ये उपन्यास तिलस्मी अयारी और जासूसी उपन्यासों से अलग होते थे।
और मनोरंजन भी किसी प्रकार का कम नहीं होता था, रोमांचकारी रहस्य होता था, लोग अच्छे से एंजॉय भी करते थे। इस प्रकार के उपन्यासों में देखिए भारतेंदु युग से ही लिखा जाना शुरू हो गया था। स्वयं किशोरीलाल गोस्वामी को भी रेनाल से प्रेरणा मिली थी और भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक जो अंबिका दत्त व्यास हैं, उन्होंने एक आश्चर्य वृत्तांत करके लिखा था 1893 में। ये भी घटना प्रधान था। तो इस तरीके से गति पकड़ ली थी यहीं से भारतेंदु युग से ही। इसके बाद 1888 में ये पूरा हुआ था। और इसके बाद परंपरा में आप देखिए निहाल चंद वर्मा कृत प्रेम का फल करके है, मिस जौहरा 1913 ईस्वी में, प्रेम विलास वर्मा कृत प्रेम माधुरी या अनंग कांता करके 1915 में लिखा गया, पंडित विठलनाथ दास नागर कृत किस्मत का खेल 1905 ईस्वी, श्री बांकेलाल चतुर्वेदी का खौफनाक खून करके है, ये आया 1912 में। और इसके बाद दुर्गा प्रसाद खत्री ने वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर रहस्य की सृष्टि करते हुए प्रतिशोध लिखा 1925 में, लाल पंजा 1925 में, रक्तमंडल 1927 में। श्री दुर्गा प्रसाद खत्री के इन उपन्यासों में रहस्य के साथ ही राष्ट्रीयता ये सभी देखने को मिला। अब कुछ अनुदित उपन्यासों का जिक्र किया गया है। देखिए भारतेंदु के समय से ही हिंदी में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा शुरू हो गई थी और प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे अधिक अनुवाद बांग्ला साहित्य से ही किए गए। यानी प्रेमचंद जी के युग में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो उपन्यास है आपको देखने को मिलेगा कि जो अनुवाद किया गया वो बांग्ला साहित्य से उपन्यासों का अनुवाद यहाँ पे किया गया। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू से भी अनुवाद हुए। बांग्ला अनुवादों से तो हिंदी उपन्यास साहित्य का स्तर थोड़ा ऊंचा ही उठा। और उत्तरी भारत में जो नवीन सामाजिक जागरण का शुरुआत भी होता है वो बंग प्रदेश से ही माना जाता है। एक तरीके से आप देखिए बांग्ला उपन्यास में जो भी उपन्यास हैं, जैसे कुछ हमने भी पढ़ा, तो उनकी जो विषय वस्तु होता था ना उसमें बहुत ही गंभीर विषय वस्तु का चयन किया जाता था। तो उससे अपने यहाँ पे अगर अनुवाद भी किया गया तो उससे कहीं ना कहीं हमारे लिए ही वो समाज सुधार की दृष्टि हमारे लिए उपयोगी ही सिद्ध हुआ। और उत्तरी भारत में कहते हैं कि नवीन सामाजिक जागरण का शुभारंभ भी हुआ इससे। अब इनमें देखिए जो 19वीं सदी के बाद में बांग्ला साहित्य में जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी है 1838 से 94 का समय, रमेश चंद्र दत्त हैं 1848 से 1909 के समय, तारकनाथ गांगुली 1845 से 91, दामोदर मुखर्जी, स्वर्ण कुमारी देवी 1855 से 1932, इनके उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए। इसलिए प्रारंभ में हिंदी में इन्हीं के अनुवाद प्रकाशित होते थे। श्री गदाधर सिंह ने रमेश चंद्र दत्त कृत बंग विजेता और बंकिम कृत दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। तो ये किसने किया था? श्री गदाधर सिंह ने। इनके अलावा रमेश चंद्र दत्त के माधवी कंकड़ और राजपूत जीवन संध्या का अनुवाद श्री जनार्दन झा ने किया था 1912-13 में। उन्हीं के महाराष्ट्र जीवन प्रभात का अनुवाद श्री रुद्र नारायण ने किया। बाबू राधा कृष्ण दास ने तारकनाथ गांगुली के स्वर्ण लता का अनुवाद किया। किसने किया? बाबू राधा कृष्ण दास ने तारकनाथ गांगुली का जो स्वर्ण लता उसका अनुवाद किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने बंकिम कृत यानी बंकिम चंद्र के द्वारा जो राजसिंह, इंदिरा, राधा रानी और युगलांगरी है इसका अनुवाद किया। श्री राधाचरण गोस्वामी ने दामोदर मुखर्जी के मृणमयी का अनुवाद किया। मुंशी हरित नारायण लाल ने स्वर्ण कुमारी कृत दीव निर्माण इसका जो है अनुवाद किया। इसके अलावा श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिरजा और जावित्री का, बाबू रामकृष्ण वर्मा ने चित्ता और चातकी का, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला 1895 का और प्रमिला 96 का, मधुमालती, इसके अलावा बाबूलाल गहमरी ने चतुर चंचला 1893 का, है ना, और भानुमति 1894, नए बाबू 1894, बड़ा भाई 1900, दो बहन तीन पतोह, इनका भी अनुवाद किया। और गहमरी जी ने प्रायः भावानुवाद प्रस्तुत किया। इस युग के अनुवादकों की भाषा परिमार्जित तो नहीं थी, लेकिन आगे चलकर पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे ने भी शुद्ध और परिमार्जित हिंदी में अच्छे अनुवाद किए। अब यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। मराठी से चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश का अनुवाद श्रीमती मल्लिका देवी ने भारतेंदु से प्रेरित होकर किया था। बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा अनुदित छत्रसाल की अच्छी प्रसिद्धि देखने को मिली। और श्री लज्जा शर्मा जी ने कपटी मित्र का अनुवाद किया। अंग्रेजी से रेनाल कृत लैला लंदन रहस्य नरपिचास का भी अनुवाद किया गया। नरपिचास का अनुवाद हरे कृष्ण जौहर ने किया था। और श्रीमती स्टे ने टाम काका की कुटिया के दो अनुवाद किए। पहला गंगा प्रसाद वेदांतकृत और दूसरा महावीर प्रसाद बोद्दार क्रमशः 1915 से 16 में अनुवाद किया। वर्मा जी ने भी कुछ किया जिसमें अमला वृत्तांत माला, कांस्टेबल वृत्तांत, ठग वृत्तांत, ये कुछ करके है। अब इस तरीके से प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास साहित्य की रचना नवीन सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त साहित्य माध्यम की खोज के परिणाम स्वरूप हम सभी के समक्ष आया। और इनमें आप देखते हैं कि पंडित श्रद्धाराम फुलोरी ने उस समय, यानी जब आप देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व जहां से हमने इस यात्रा को शुरू किया था, यात्रा की शुरुआत इस तरीके से हुआ था, उसमें आपको देखने को मिला था कि जो श्रद्धाराम फुलोरी जी ने भागवती लिखा था वो कहीं ना कहीं नारी समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको शिक्षित करने के उद्देश्य से मध्ययुगीन जो अंधविश्वासपूर्ण कुरीतियां थी उनको मिटाकर
नवीन के अनुकूल आचरण करने में लोगों को समर्थ बनाने के लिए ही किया था, वहीं से शुरुआत होता है। और इसके बाद आप देखते हैं परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान आदि उपन्यासों की रचना सामाजिक उत्थान के लिए ही किया गया। इसके बाद आप देखिए परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, ये सब हो गया। हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना को जन साधारण तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जाता है आर्य समाज 1878 का जो आंदोलन चला था उसको। इस आंदोलन का हिंदी साहित्य पर भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। और प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में, तो यहाँ पे देखिए जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में रहे हैं जिनमें किशोरी लाल गोस्वामी थे, श्री लज्जाराम मेहता, लज्जाराम शर्मा करके, मेहता नहीं है, अंबिका दत्त व्यास हैं, श्री गंगा प्रसाद गुप्त हैं। इनके अलावा देखिए सनातन धर्म के समर्थक ये सब थे। इन दोनों पक्षों में भी अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय, श्री मन्नन द्विवेदी, ये सभी उपन्यासकार आते हैं जो किसी सुधारवादी आंदोलन के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन उस समय हिंदू धर्म में युग के अनुकूल जो परिवर्तन और सुधार चाहिए था, इसमें इन लोगों ने भी अपने योगदान दिए हैं। प्रेमचंद पूर्व युग के अर्ध शिक्षित पाठकों के संस्कार अधिक उन्नत तो नहीं थे, यानी जब प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखा जाने लगा, कहते हैं कि जो पाठक पढ़ने वाले थे वो बहुत ज्यादा शिक्षित पाठक तो नहीं थे। और हमें जब भी कुछ भी लिखते हैं, जिनके लिए लिख रहे हैं, तो हमें ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किन तक इन बातों को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो प्रेमचंद पूर्व युग लिखा गया था, वहाँ के जो पाठक गण थे, जिनको ये पढ़ना था, जिनको ये समझना था, वो बहुत ज्यादा शिक्षित तो थे नहीं, बहुत ज्यादा संस्कार तो उन्नत था नहीं, उनमें सुरुचि का अभाव भी था, कि अच्छी रुचि जो होती है उनका अभाव भी था। वे अब भी सो रहे थे। उपन्यासकारों का एक बड़ा समुदाय उन्हें जगाने के बजाय उन्हें मनोरंजन देने में ही लगा था। फलस्वरूप प्रेम प्रधान, रोमांचकारी, साहसिक तथा अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों को आप देखते हैं भरमार सी लगी हुई थी। हिंदी कथा साहित्य का क्षितिज तिलस्मी, यारी, जासूसी और साहसिक उपन्यासों से भरा पड़ा था। इस युग के सबसे बड़े उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी भी प्रेम, चूहल, रोमांस और कौतूहल के रहस्य के निर्माण में दिखाई पड़ते हैं और पाठकों की मनोतुष्टि का प्रयत्न भी करने में लगे थे, है ना। और इस तरीके से मनोरंजन प्रधान ये उपन्यास आज इतिहास की बस विषय वस्तु बन के रह गए हैं, क्योंकि आज के समाज में आप देखेंगे तो उपन्यास की विषय वस्तु केंद्र में उन समस्याओं को उठाया जा रहा है जो सच में हमारे समाज में किसी भी तरीके से जिन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, या समाज में कुछ ऐसी चीजों को दिखाया जा रहा है आज कि जो हमारे समाज में विकृतियां उत्पन्न कर रही हैं, इनको हमारे समाज से दूर होना चाहिए, या समाज का जो कटु यथार्थ है, क्योंकि आज का पाठक वर्ग बहुत अच्छी स्थिति में है उनसे, तो उनकी रुचियों को ध्यान में रख के उनकी विषय वस्तु को केंद्र बना के लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो बताया जा रहा है कि इस आधार पे किनको आधार बना के ये सारे उपन्यास गढ़े गए थे उस समय। आज प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों का जब पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो कुछ भी कहा जाए, किंतु बात यही निकल के आता है कि उस समय प्रेमचंद जैसे सतर्क और यथार्थवादी लेखक को ये उपन्यास कतई पसंद नहीं थे। आप देखिए जैसे ही प्रेमचंद जी द्वारा सेवा सदन आप देखते हैं लिखा जाता 1918 में, ये उर्दू में आया था बजारे हुस्न करके, सेवा सदन ही था आई थिंक, हाँ यही था बजारे हुस्न करके, जिनमें वेश्यावृत्ति पे बहुत ज्यादा प्रकाश डाला गया है। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा कि पहले जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने पहले कोई भी उपन्यास लिखा तो उन्होंने जो है सबसे पहले उसको उर्दू में लिखा था, फिर ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में किया। तो किस तरीके से वेश्यावृत्ति को समाज में, किस तरीके से व्यभिचार को देखा जा रहा है और क्या सुधार हो सकता है, तो मतलब ऐसे गंभीर विषयों को उठा के उस पर उपन्यास लिखना। और आपने देखा सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रसार भारती वगैरह ने जो हमारे यहाँ पे जो पहले हमारे जो टीवी चैनल होते थे उनमें जो अच्छी चीजें होती थी उन्हीं कंटेंट को मतलब कि एक तरीके से उनको फिल्मांकन करके दृश्यांकन के रूप में दिखाया जाता था, नाट्य में परिवर्तन करके, ताकि समाज में उसकी जो यथार्थ सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंच पाए, चाहे वो उसको हम सीरियल के माध्यम से या थोड़ा सा मनोरंजन पूर्वक बना दे, लेकिन जो विषय वस्तु के केंद्र में जिन मुद्दों को उठाया गया वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, इसी को विषय वस्तु बनाकर ऐसे सीरियल वगैरह उस समय बनाए जाते थे। इसलिए आप यहाँ पे देखिए कहते हैं कि इस समय तक यानी उससे पूर्व में आप देखेंगे तो जो सजग उपन्यासकार होने चाहिए वो सजग उपन्यासकार आपको प्रेमचंद जी जैसे उपन्यासकार आपको प्रेमचंद जी के पूर्व नहीं देखने को मिलते हैं। और उन्होंने अपने उपन्यास का विषय शीर्षक निबंध में लिखा भी है, मगर आजकल तो कुकर्म, हत्या, चोरी, डाके से भरे कुछ उपन्यास की जैसी बाढ़ सी आ गई है। साहित्य के इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं था जब ऐसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो। कहना नहीं होगा कि प्रेमचंद का इशारा तिलस्मी जासूसी उपन्यासों की ओर है। इसी निबंध में आगे चलकर आपने ही यानी प्रेमचंद जी ने कहा, जिन्हें जगत गति नहीं व्याप्ति वे जासूसी तिलस्मी चीजें ही लिखा करते हैं। प्रेमचंद के सहधर्मी अन्य अनेक साहित्यकार उस समय नए ढंग के यथार्थ उन्मुख, सजीव, प्रेरक, प्रभाव उत्पादक
कल्पना समृद्ध किंतु विश्वसनीय घटनाओं और चरित्र वाले उपन्यासों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी प्रतीक्षा का अंत सेवा सदन जब आया तो सेवा सदन के प्रकाशन के साथ हुआ। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य के प्रेरक, सशक्त और स्फूर्तिदायिनी परंपरा, सामाजिक जागृति के वाहक उपन्यासों को ही माना जाता है। इन उपन्यासों ने सेवा सदन की रचना की पृष्ठभूमि तैयार की और एक नए युग का सूत्रपात किया। इसलिए प्रेमचंद इस नवीन युग चेतना के सूत्रधार थे, युग दृष्टा थे, अग्रदूत बने। उनके आते ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। जितने भी उपन्यास हैं, आप एक एक करके इनका आपने देखा, नाट्य मंचन नहीं, इनका आप कह सकते हैं कि प्रसार भारती पे सीरियल के रूप में इनको कन्वर्ट करके रखा गया। तो आप उनको, कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनके बारे में हमने आपसे एक नाम भी शायद पूछा था आपसे, गौसियाए आफियात करके कुछ करके है आपका प्रेमाश्रम, और इनके अलावा आप सेवा सदन करके देख सकते हैं, तो सेवा सदन भी वहाँ पे है। तो कुछ ऐसे उपन्यास का जो उन्होंने प्रस्तुतिकरण वहाँ पे प्रसार भारती में किया है, तो वो उर्दू जो इनके जैसे बजारे हुस्न करके था, आई थिंक, हाँ, सेवा सदन बजारे हुस्न के नाम से था। और आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि उर्दू में उनका नाम क्या क्या है। हम जब करवाएंगे तो आपको एक बार कराएंगे, आपको बताएंगे भी कि आप यहाँ से देख के बहुत अच्छे से सारे प्रेमचंद जी के उपन्यासों को आत्मसात कर सकते हैं। ना पढ़े तो एटलीस्ट देख सकते हैं कि किन गंभीर विषयों का विवेचन जो है प्रेमचंद जी ने किया था। और अच्छी बात है कि आज हम जो है यहाँ पे प्रेमचंद जी से जो पूर्व का जो समय था, जो उपन्यास थे जिनमें घटनात्मक है, जासूसी प्रधान था, तिलस्मी अयारी था, सामाजिक उपन्यास था, जितने भी उपन्यासकार थे, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक हम वीडियो और लेके आएंगे जिनमें आपको कंप्लीट जो बचा कुचा है, इनके जो फैक्ट हैं प्रेमचंद जी से पूर्व के, उन फैक्ट को कंप्लीट करा देंगे और कुछ क्वेश्चन करा लेंगे, ताकि ये हो कि आपको थोड़ा सा ये लगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। और इसके बाद हम प्रेमचंद युगीन हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ेंगे, यानी प्रेमचंद युगीन उपन्यास पे बात करेंगे, फिर प्रेमचंदोत्तर बात किया जाएगा, फिर जो महिला कथाकार वगैरह रही है, उपन्यासकार रही है, उन पे इंडिपेंडेंट वीडियो बनेगा। तो वो आगे ऐसे ही क्रम से आता जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कि डेली ये क्लासेज आने वाली हैं। जो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे उनका हम रिप्लाई करेंगे। तो आप लाइव क्लास तो नहीं दे पा रहे क्योंकि उतनी सुविधा है नहीं, लेकिन हम जुड़ के आपके साथ पूरी तरीके से गद्य साहित्य की यात्रा आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, अपने जो भी विचार हों उनको अपने कमेंट बॉक्स में पिन करें, ताकि ये लगे कि हाँ, ऐसा ना लगे कि आज का समाज भी बिल्कुल सुरुचिपूर्ण चीज़ों को समझना जानना नहीं चाहता है, गंभीर विषयों पे विवेचन करना या सुनना नहीं चाहता है। तो हम आप सभी का साथ चाहते हैं। बाकी जो है आगे हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास पे बात करेंगे, लेकिन एक वीडियो आपके प्रश्नोत्तरी क्लास को हम कराएंगे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं हिंदी उपन्यास विधा से, तो वो आपको एक आइडिया देगा कि हमें कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए हम यहाँ पे ये वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, यहाँ पे चैनल पे आपको जो सीरीज कराया गया रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की सीरीज में, उसमें कुछ वीडियो पार्ट आने बाकी हैं, तो उसको हम कंप्लीट करा देंगे। बाकी काव्यशास्त्र चल रहा है, काव्यशास्त्र को करते रहिए, और डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास को करा दिया, उसको करते रहिए, है ना। और इस तरीके से आप जो है अपने कोर्स को अच्छे से करते रहिए। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं।